अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। किस्सा दो बैठकों का, दो मुलाकातें हुई हैं। कल वजीर आजम पाकिस्तान ने गुफ्तगू की है जो न्यूज़ चैनल्स के डायरेक्टर्स हैं उनके साथ, उस पर उनका खुल के मौक़िफ़ सामने आ गया नवाज शरीफ की तकरीर के बाद। इसके अलावा आज शहबाज शरीफ ने कई सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, मुलाकात की है और क्या स्ट्रैटेजी होगी नून लीग की, उसके ऊपर कुछ लपकुशाई की है। प्रोग्राम के पहले इससे इस पर बात होगी। इसके बाद बात होगी कि निज़ाम चलेगा तो फिर चलेगा कैसे, क्योंकि अपोजिशन ने क्लियर कट कह दिया कि हुकूमत के साथ बैठना, इनके साथ ताउन करना अब मुमकिन नहीं है। खास तौर पे जो कल इजलास होना था उसका भी बॉयकॉट कर दिया है जीबी के हवाले से, जो मंडे को। सो अब ये निजाम को आगे चलाना कैसे है अगर राब्ते इस तरह से खत्म हो जाएंगे। आखिर में पीडीएम की क़यादत कौन करेगा, इस पर थोड़ी क्लैरिटी लेंगे, क्योंकि अभी तक ना इसके कोई ढांचे की क्या वज़ाकता होगी वो अनाउंस हुई है। कौन इसकी क़यादत करेगा, किसके पास कितना इसमें से जो है वो मार्जिन होगा इस बॉडी का हिस्सा बनने के लिए, ये तमाम बातें हम प्रोग्राम के आखिरी से में करेंगे। आगाज करते हैं दोनों बैठकों का जिक्र किया उस हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान की सबसे पहले जो न्यूज़ डायरेक्टर्स के साथ गुफ्तगू है उसके ऊपर बात करेंगे। हम बताना चाहते हैं कि कहा क्या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने। वज़ीर आज़म ने जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से जो ऑनलाइन खिताब किया था, इससे कबल वज़ीर आज़म ने तकरीबन 9 टीवी चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ से 1.25 घंटे तक मुलाकात की थी। और अपोजिशन की एपीसी से मुतालिक जो सवाल जब पूछा गया वहां पे, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें अपोजिशन का कोई खौफ नहीं है। अगर अपोजिशन एजिटेशन करना चाहती है तो उनके पास लोग नहीं है और मैं खुद इसका बड़ा माहिर हूं, अंडरस्टैंडेबली। फिर कहते हैं वज़ीर आज़म साहब कि अगर अपोजिशन दबाव डालने के लिए मुस्ताफ़ी होती है तो फौरी तौर पर ज़िमनी इंतखाबात करवाए जाएंगे और अपोजिशन तमाम सीटें हार जाएगी। नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने का फैसला किसका था, जब यह सवाल किया गया तो वज़ीर आज़म का कहना था कि बहुत लोगों का दबाव था कि हमें ये दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, बहुत तनाज़ा था, लेकिन आखिर में फैसला मैंने ही किया था। इसके बाद नवाज शरीफ की तकरीर को पे मजीद मौक़िफ़ देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि नवाज शरीफ की तकरीर बौखलाहट में थी। नवाज शरीफ का एजेंडा यह है कि फ़ौज और हुकूमत में लड़ाई करवाई जाए, वो इस हमआहंगी को तोड़ना चाहते थे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर बताया कि पहली बार पाकिस्तान की तारीख में फ़ौज और सिविलियन हुकूमत के दरमियान बेहतर राब्ता है। फ़ौज वो करती है जो बतौर वज़ीर आज़म वो उन्हें हदायत देते हैं, मैं ही फ़ौज का इंचार्ज हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि अपोजिशन को किसी किस्म का एनआरओ नहीं दिया जाएगा। जरदारी और नवाज शरीफ ने मुल्क को कर्जों की दलदल में पहुंचा दिया है और फौज इसलिए मेरा साथ देती है क्योंकि फौज को पता है कि पिछली हुकूमतें करप्ट थी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में मीडिया को बहुत आज़ादी है और पिछले 2 साल से मेरी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से पाकिस्तान में इजहारे राय की आज़ादी को जिम्मेदारी के साथ निभाया नहीं जा रहा। पाकिस्तान में बढ़ती फहाशी और क्राइम की वजह इंडियन और अंग्रेजी फिल्में हैं। सो ये लबे लबाब है कल की होने वाली मुलाकात का जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने न्यूज़ डायरेक्टर से की। एक और मुलाकात आज हुई है, शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत की है। पीएमएलएन में कौन किस तरफ खड़ा है, किस तक क्या बयानियां आई, ये बहस तो होती ही रहती है, लेकिन बहरहाल आज इस इशू के पे शहबाज शरीफ साहब ने जो मुलाकात की है उसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ की एपीसी में तकरीर आइन और कानून के मुताबिक है। नवाज शरीफ ने कभी महाज आराई की बात नहीं की है। आप पता नहीं ये कौन सी तकरीर सुन रहे थे, बिकॉज उसमें डेफिनेटली आई थिंक नवाज शरीफ साहब ने बड़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है और खुल के उन्होंने वहाँ पे कुछ मुखालफत की है। सब मुझ पर मफाहमती सियासत का इल्ज़ाम लगाते हैं, बताएं मफाहमत से अब तक क्या ज़ाती मफाद हासिल किया है, ये शहबाज शरीफ ने कहा। उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि इमरान खान उन्हें हर सूरत गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि एपीसी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद होगा। मौलाना फजल रहमान बुजुर्ग सियासतदान हैं, इसलिए उन्हें क़यादत सौंपी है। हुकूमत को जितना वक्त देना था दे चुके हैं, मजीद वक्त नहीं देंगे। अब वक्त आ गया है कि हुकूमत को बेनकाब किया जाए। तो जनाब ये है ये 2 मुलाकातें, ज़रा इस पे हर नुक्ते के हवाले से ज़रा बात करेंगे और अपने मेहमानों के इस पे ओपिनियन लेंगे। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार लाहौर से। इमरान खान लाहौर से हमारे साथ बराह रास्त हैं। सईद काजी साहब भी हमें स्काइप पे के थ्रू आज ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। मेरा ख्याल है बुखारी साहब मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ये जो खान साहब की पहले गुफ्तगू पे आ जाते हैं, बिकॉज ये जो उन्होंने बात कही है कि एजिटेशन अगर अपोजिशन करना चाहती है तो उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में तो खैर कोई खदशा या कोई ऐसा अंदेशा नहीं है कि उनके पास पावर नहीं है, स्ट्रीट पावर उनके पास है, लेकिन क्या मजमूई तौर पे अपोजिशन कोई एजिटेशन करने की पोजीशन में इस वक्त है? बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, बारिया आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में।
देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब का ये कहना कि अपोजिशन का कोई खौफ नहीं है, मुमकिन है उनके तय ठीक हो, लेकिन जो हम देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं, उनकी एक तस्वीर आ जाए या वो कहीं चहलकदमी करते हुए नज़र आ जाएं, तो जो हालत होती है पीटीआई के स्पोक्स पर्सनस की, उनके वज़ीरों और सफ़ीरों की, उससे तो ये निगेशन होती है इस क्लेम की कि उन्हें अपोजिशन का कोई खौफ नहीं है। और ख़ास तौर से एपीसी के बाद से जिस तरीके से हमने एक तरह का पैनिक देखा, मुझे तो नज़र आता था, पता नहीं किसी और को शायद नज़र नहीं आएगा। अच्छा। और दूसरी बात यह है, उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन जो है वो हुकूमत और फौज की लड़ाई कराना चाहती है। मैं इसके ऊपर भी बहुत ही एक्सेप्शंस के साथ, इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि ये शायद अपोजिशन के बस की बात नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अगर शेख रशीद साहब और चौहान साहब जैसे लोग मैसर रहे इनको, तो ये लड़ाई ज़रूर हो जाएगी। इसे कराने में ऑलरेडी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि फ़ौज के हवाले से वो बातें जिनका कभी तस्करा नहीं होता था, उन्होंने एन चौक में ला के उनका भांडा फोड़ा है। वो अब ये बता रहे हैं कि उनकी लॉग बुक में किन किन के नाम होंगे, उनकी लॉग बुक में कौन कौन मिलता रहा है। ये बातें कभी होने की नहीं। अक्सरी क़यादत के साथ हमेशा पॉलिटिशियंस का इंटरेक्शन हर लेवल पर होता रहा है। मैंने चूँकि हुकूमतें बनती और बिगड़ती अपने हाथों में देखी हैं, मैं बता सकता हूँ आपको कौन कौन जो है वो उस वेटिंग लिस्ट पर 6-6 महीने तक इंतजार करता था, और कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके अंदर। ये मैं इंतहाई जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अच्छा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की, वो बिल्कुल एज प्राइम मिनिस्टर उनका हक बनता है, वो उनको ब्रीफ करना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए। लेकिन जिस दूसरी मुलाकात का आप तस्करा कर रही हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसी वक्त इसके साथ ही इसको समेट देता हूँ। जो शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग है, उसके अंदर जो 3 बातों का उन्होंने असर ज़ायल करने की कोशिश की है। एक तो वही है कि वो जो एक तासुर कायम है, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक कायम है, कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और अगर मुझे इजाज़त देंगे आप, तो मैं कहूँगा कि फ़ौज के हवाले से जो गुफ्तगू की वो गैर जिम्मेदाराना भी थी और प्रोवोकेटिव भी थी। उससे उन्हें इज्तनाब करना चाहिए था। लिहाजा शहबाज शरीफ साहब के कहने से कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिससे तसादम और टकराव का तासुर जो है वो पैदा हो, मैं उससे उनकी बात से इत्तफाक नहीं करता। दूसरी बात यह है कि वो पहली दफ़ा अपना वो तासुर भी ज़ायल करना चाह रहे हैं जो उनके बारे में गुड कॉप बैड कॉप के तौर पे ये था कि एस्टेब्लिशमेंट से हमेशा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो स्पीकिंग टर्म्स पर रहे हैं। उनका ये कहना कि एपीसी के तमाम फैसलों पर अमल होगा लेटर इन स्पिरिट, ये इस बात की गमाजी करता है कि उन्होंने कह भी दिया खुद भी कि मैंने आज तक क्या लिया है एस्टेब्लिशमेंट से। अच्छा। उनका प्रो होके, तो मेरे ख्याल से वो इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि ये तासुर या ये जो उनके नाम पर एक इल्ज़ाम है उससे उनको निजात मिल जाए, जो कि मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से ये कोशिश है। देखना अब ये है लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि कन्फ्रंटेशन की ये कैफियत जो दोनों तरफ मौजूद है, जिसको आग लगाने के लिए मैंने नाम ले दिए, 2 आपको फिर ले देता हूँ, शेख रशीद साहब और चौहान साहब भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे और दूसरी तरफ से भी कोई कसर नहीं है। इसको कैसे अवॉइड किया जाएगा, कौन इस तसादम को रोकेगा, फौज का क्या किरदार होगा, मेरे ख्याल से ये आने वाले दिनों में। सर मेरा ख्याल है वो चौहान साहब इज अ स्मॉल फिश, शेख रशीद साहब बड़ी जिम्मेदारी से आई थिंक किसी उसके बाद बात कर रहे होते हैं। किसी नहीं, मैं चौहान साहब की मैंने चौहान साहब का नाम लिया, थोड़ी सी वजाहत कर दूं मैं। उन्होंने कल पूरी कौम को ये बताया है कि कौन सा काम फौज कर रही है, किस किस काम के पीछे वर्दी है, किस किस काम के पीछे फौज है, उसके बाद हुकूमत के लिए क्या बचा है। ये मेरी समझ और सूझबूझ से बाला तर है। सर कभी कभी अगर फौज ये सब कुछ कर रही है तो हुकूमत का दाना दो नादान दोस्त, कभी नहीं, ये अक्सर नहीं मैं बता रही हूँ कि नादान दोस्त कभी दाना दुश्मन से भी ज्यादा जो है ना नुकसान पहुंचा देते हैं। इस सूरत हाल में बिल्कुल फिट होता है ये मुहावरा। इमरान मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी, ये मैंने सारे नुक्ते जो हैं सही सा, बल्कि मैं आपकी तरफ पहले आ जाती हूँ। ये देखिए, मुझे सिर्फ ये पॉइंट दर पॉइंट डिस्कस करना था, लेकिन चले बुखारी साहब ने एक कंप्लीट सा एक होलसम सा व्यू दे दिया। मुझे बताइए कि इस वक्त ऑपोजिशन के पास एजिटेशन करने का कोई ऑप्शन है? ए, दूसरा क्या वो इस्तीफे दे देंगे? क्योंकि खान साहब कह रहे अगर इस्तीफे दे दिए हम नया इलेक्शन ये ज़िमनी इंतखाब करा देंगे, हम दोबारा हो जाएगा इसके ऊपर कोई ना कोई मुंतखब। देखिए, वो इस्तीफे दे दे, उन्हें किसने रोका हुआ है? एजिटेशन करना चाहते हैं तो वो करें। वतन अजीज में एजिटेशन होती रही है, 68 69 भी हुआ है। बहुत से लोग जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी तहरीकें बनी है, बनाए। सवाल तो ये है कि तहरीक बनाने के लिए जब 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज को मौलाना के पीछे अगर छुपना पड़ गया है तो ये बड़ी एक तकलीफदेह बात है, क्योंकि मेन स्ट्रीम पार्टियां तो ये 2 थी। एक को रियासत ने बनाया, दूसरी जो है वो 68 69 की मूवमेंट में बन गई। ये अलग बात कि जुल्फिकार अली भुट्टो पहले कैबिनेट में थे अयूब खान की, मगर बाद में उनसे लड़के वो सामने आए।
تو سوال یہ ان باتوں پہ آپ کو کس نے روکا ہے؟ اور دوسری بات یہ تو میں اب کیا چوہان صاحب کی بات پہ کیا ڈسکشن کروں، مگر یہ جو آگ لگا رہے ہیں، جو آگ بجھانے محمد زبیر صاحب گئے تھے، وہ کیا کرنے گئے تھے؟ یہ جو مجھے یہ بیانیہ کدھر گیا ان کا؟ کون سی اسپائن لیس لوگ ہیں، نہ ان کی کوئی سوشل بیس ہے ادھر سے. اگر دیکھیں نا، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جنرل جہانگیر کرامت ہو تو بالکل ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ، ملک قیوم صاحب ہو تو عدلیہ ٹھیک ہو جاتی ہے. اب وہاں سے انہوں نے کہا کہ جائیں عدالتوں میں جائیں اور اپنا کام ٹھیک کرائیں. تو یہ معاملہ ہے، باقی وہ جائیں نکلیں. سر جو جاتا ہے ملنے کے لیے، جو رابطے کرتا ہے، سر دو تصویر کے دو رخ ہیں، تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے، ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے. سو یہ جو بیانیہ ہے نا، یہ دو طرفہ بیانیہ ہے. سر ایک سائڈ کو تو ٹھیک ہے، ہم کوس رہے، بالکل ٹھیک کوس رہے، لیکن دوسری طرف بھی کچھ لب کشائی کیجئے نا. نہیں، اس میں ایک بات مانی ہے میری، میں دوسری طرف بھی لب کشائی کرتا ہوں. ہم تو ضیاء الحق، پرویز مشرف، ایوب خان کے خلاف ہم تو پریکٹیکلی لڑے. بات یہ ہے کہ یہ ان کی تو اوقات دیکھیں، ہم تو کبھی نہیں مانتے کہ اسٹیبلشمنٹ میں جا کے آپ کو ملنا چاہیے چیف آف آرمی اسٹاف سے، اور یہ تو ان کا ہاتھ پکڑ کے آئے ہیں اور پھر عوام سے جھوٹ بولتے ہیں بیٹھ کے کہ جناب دیکھیں ہمارا بیانیہ ہے، آج رات ہم سوئے تھے، صبح اٹھ کے نظریاتی ہو گئے ہیں، پہلے ہم مالیاتی ہوا کرتے تھے، آج ہم نظریاتی ہو گئے ہیں. 10 دفعہ جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. آج اگر ان کو ریلیف مل جاتا، اگر یہ اور غلط کرتی ہے اگر ریلیف دیتی، اور اگر اب بھی کسی کو ریلیف دے رہی ہے تو غلط کر رہی ہے. مگر یہ ان لوگوں کو تو دیکھیں، یہ ہمارے لیے تحریک چلائیں گے، ہمارے تقدیر اور نصیبیں بدلیں گے. بالکل جی. یہ جو اس میں دو باتیں، ایک تو ظاہر سی بات ہے جو اس کی ٹائمنگ ہے، وہ چونکہ ابھی ایک بیانیہ فلوٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ آئندہ دوبارہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی، تو یہ بالکل اس سے ٹائمنگ متصادم تھی. اور دوسری بالکل سر، جی سر، اور ماریا انہوں نے فارغ کر دیا ہے جی سر، اور صبح کے وقت بالکل صبح آپ کے شو میں بیٹھے ہوئے، میں آپ کے شو میں بیٹھا تھا، بریک میں میرے ساتھ محمد زبیر بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہی بات کی تھی کہ ان کے بڑے گہرے خاندانی مناسب ہیں جناب قبلہ چیف آف آرمی اسٹاف سے. یہ میں اس یاد ہے آپ کے شو تھا جو آپ سالنامے میں کر رہی تھی، میں الفاظ یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ بھی مانیں گے. تو وہ گئے، وہ کیوں گئے، وہ ہم کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا. سوال یہ ہے کہ وہ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو، جرنیل کو میں نے نہیں لگایا، میں نے ووٹ دیا ہے نواز شریف کو. میں اس سے مانگتا ہوں ریلیف کہ تم تمام اداروں کو ان کے جو حد ہے اس کے اندر لے کے آئے. میری پارلیمان سپریم سر ایک بات پہ تو کوئی ڈس اگریمنٹ نہیں ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے اس کو نقصان تو پہنچا ہے. ان کا جو ووٹر ہے، جو ایک سٹانچ ووٹر ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہے، جو سٹنگ آن دا فینس ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے پارٹی کے اپنے اندر جو گرپ کے مسائل ہوتے ہیں کہ کس کیمپ کا ہولڈ سٹرونگ ہو جاتا ہے، کس کو ذرا بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے، یہ پارٹی کی اپنی ایگزسٹینشل کرائسس کا معاملہ ہے. یہ جو سامنے آنے کے بعد بیانات، عمران میں آپ کی طرف بڑھوں گی، بیکاز یہ جو اس وقت محاذ آئی ہے، اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ فی الحال دونوں طرف سے اس وقت یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ بھی کم نہیں ہوگا، اس سے آگے بڑھے گا. بیکاز اب نون لیگ نے تو کہا کہ ہم حکومت سے تعاون بھی نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی قانون سازی کی بات ہو، کوئی اور بل بیٹھ کر کسی ایشو کے اوپر بات کرنی ہو. تو ابھی تو بڑے تناؤ ہے. دیکھیں، جس وقت میاں نواز شریف صاحب جیل سے نکلے ہیں نا، یہ سپتمبر اکتوبر کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2019 میں، تو اب 1 سال ہو گیا اس بات کو. اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی ملاقاتیں خود ہو رہی تھیں، اور لاہور جو کوٹ لکھپت جیل ہے وہاں پہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے میاں صاحب سے ملاقاتیں کی. اس بعد کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب نے مٹھائی کھلائی تھی، اور مٹھائی کھلاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں اب یہاں سے جا رہا ہوں. اس کے تھوڑے دن بعد میاں صاحب وہاں سے نکلتے ہیں اور نیب کے دفتر چلے جاتے ہیں. وہاں میاں صاحب کی ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں. اس کے بعد اچانک میاں صاحب اسپتال چلے جاتے ہیں. اب آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کی اس وقت ریلیونسی نہیں ہے، لیکن آپ کے سننے والے جو ہیں وہ بڑا اس کو انجوائے کریں گے. میاں نواز شریف صاحب جب اسپتال پہنچے تو یہ سروسز اسپتال کا روم نمبر 1 تھا، VIP روم نمبر 1. میاں صاحب نے وہاں پہ آ کے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو فوری طور پہ حکومت پنجاب نے، سروس اسپتال کے عملے نے بلوایا دوسرے ڈپارٹمنٹ کو، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ باتھ روم کے اوپر صرف 15 لاکھ روپیہ لگایا. اس کی ساری ٹائلیں تبدیل کی گئی، وہاں کی وائرنگ تبدیل کی گئی، وہاں کی جو پائپس تھے ان کو تبدیل کیا گیا. اور ایک بڑی مذائقہ خیز بات ہے، میاں صاحب نے وہاں پہ وہ پلمبر کو یہ کہا کہ مجھے وہ والا شاور چاہیے جس میں بارش کی طرح پانی آتا ہے. تو 15,000 روپے کا بڑا والا شاور منگا کے وہاں پہ لگایا گیا میاں صاحب کے لیے. اور پھر میاں صاحب نے کہا کہ جو مسلم شاور ہے اس کا جو پائپ ہے وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا والا پائپ آپ لگوا کے دیں.
तो फिर वहां से इन्होंने बहुत ढूंढा, इनको मिला ही नहीं उससे लंबा पाइप। तो फिर रायवंड से एक प्लम्बर आया जो मियां साहब के घर का प्लम्बर था, हैवी बाइक पे, वो इनको लेकर एक फैक्ट्री में गया और उस फैक्ट्री में फिर उन फैक्ट्री वालों ने 3 घंटे के अंदर मियां साहब के लिए एक लंबा जो है ना मुस्लिम शावर वाला पाइप वाला वो बना कर दिया। फिर वो लगाया तो मियां साहब मुतमईन हुए। मियां साहब ने वहां अस्पताल के अंदर भी फुल टाइम अयाशी की है। मैं तस्वीर अगर आप कहें तो ब्रेक में आपके साथ शेयर कर दूंगा एक, कि मियां साहब एक, लेकिन वो आपको साथ जो मियां साहब के खड़े हुए हैं उनको छुपाना पड़ेगा, जो साथ शख्सियत खड़ी हुई है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। अच्छा। मियां साहब अस्पताल में ऐसे सेहतमंद और माशाल्लाह जबरदस्त थे, वो तस्वीर के अंदर सब साबित हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये इस तरह से मियां साहब मीटिंग करके अपनी बेटी का ट्विटर बंद करवा के और सारी जबानें चुप करके मियां साहब बाहर चले जाते हैं। मियां साहब की बेटी को बाहर नहीं आने दिया जाता, यहां से लड़ाई शुरू होती है और फिर ये नैरेटिव आगे से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। फजलुर रहमान से अगर आर्मी चीफ ने ऐसी कोई बात की थी, अव्वल तो ये मीटिंग आर्मी चीफ की रिक्वेस्ट के ऊपर नहीं थी, ये मीटिंग मौलाना फजलुर रहमान की रिक्वेस्ट के ऊपर थी और वो मिलना चाह रहे थे। फजलुर रहमान से अगर आर्मी चीफ साहब ने ऐसी कोई बात की थी तो उनको चाहिए था कि वो बहुत दिन तक स्टेज पे खड़े रहे, वो खड़े होकर वहां पे बताते। और अगर वो इतने ताकतवर थे, इतने मजबूत थे और उनके पास इतनी कमजोरियां थी पाकिस्तान की फौज की, तो वो रातों रात वहां पे, आपने देखा था इनका आखिरी जलसा, जी जी हाँ। कि फजलुर रहमान साहब तकरीर कर रहे थे, पीछे से लोग कुर्सियां उठा के निकल गए, दरियां उठा के निकल गए, कंटेनर गायब हो गए। इनको टाइम दिया गया था, ये चंद घंटे हैं, यहां से गायब हो जाओ, और ये फिर वहां से गायब हो गए, वहां से अफरा तफरी के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो अगर इनके पास कोई ऐसी चीज थी तो ये उस वक्त बताते, क्योंकि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब भी डील कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी मुलाकातें कर रहे थे, मरियम नवाज साहबा को भी बाहर लेके जाना था और इनको लग रहा था कि हमारे केस खत्म हो जाएंगे, सऊदी अरब मैदान में आ गया है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब को यह लग रहा था कि अब मैंने पहली मुलाकात कर ली, आइंदा करता रहूंगा तो कुछ ना कुछ अपना माहौल हम बना लेंगे, लेकिन वो सारा कुछ हुआ नहीं। अब ये सारी चीजों को अपनी मर्जी के मानी बना रहे हैं दोनों तरफ के लोग, दोनों तरफ के लोग। पहला तो ये शिकवा है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इनको शट अप कॉल देनी चाहिए। अगर ये कहें आर्मी चीफ को कि हम मिलना चाहते हैं, अगर ये किसी कोर कमांडर को कहें कि हम मिलना चाहते हैं, अगर ये किसी आईएसआई के नुमाइंदा को कहें कि हम मिलना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि इनको शट अप कॉल दें और इन्हें कहें जी ऑफिशियली अपने पार्टी के लेटर के ऊपर आप रिक्वेस्ट भेजें, हम उसको कंसिडर करेंगे और आपको पब्लिकली मिलेंगे। चलिए, अब उन्होंने कह दिया ना कि हम मिलेंगे ही, अब तो नवाज शरीफ साहब ने कहा अब तो मिलना ही नहीं ना, किसी ने पार्टी की पॉलिसी आ गई है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मिलेंगे। देखिए मियां नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आप निकाले ना, उसमें पहला शिकवा क्या है, आप असल में हम उस तरह नहीं देखते जैसे मियां साहब देखते हैं। जब तक आप मियां साहब की नजर से नहीं देखेंगे आपको इशू समझ नहीं आएगा। मियां साहब ने कहा कि बाज मुलाकातों को 7 पर्दों में छुपा दिया जाता है और बाज की तशहीर कर दी जाती है, ये खेल बंद होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुलाकातें बंद होनी चाहिए, पहला जुमला गौर करें। उन्होंने कहा जी जिन मुलाकातों को छुपा, अगर इन मुलाकातों को भी छुपा दिया जाता तो मुझे क्या एतराज था। नहीं, मेरे ख्याल से इमरान इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ ये है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि चूंकि कुछ मुलाकातों में से कुछ सिलेक्टेड बातें कोट की जा रही हैं, इसलिए फ्यूचर के अंदर कोई मुलाकात होगी नहीं, बिकॉज उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है, ये की जा सकती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग इसकी ये है। देखिए मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। मोहम्मद जुबैर साहब ने जब मुलाकात की जाके, तो मरियम नवाज पे, नवाज शरीफ पे बात हुई, इसको वो डिनाई नहीं कर सके। और जब वो बातचीत हुई तो उसमें आर्मी चीफ ने उनको साफ जवाब दे दिया। मोहम्मद जुबैर वो वाहिद आदमी है जिसने नवाज शरीफ के साथ पूरा सच बोला। शहबाज शरीफ साहब ने कभी उन्हें सच नहीं बताया, बाकी जितने लोग हैं उन्होंने कभी सच नहीं बताया, उन्होंने हमेशा आधा सच बताया कि मियां साहब गल बन रही है, मियां साहब उम्मीद नहीं छोड़नी, मियां साहब बात बन रही है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ निकलेगा। मोहम्मद जुबैर वो वाहिद काबिल एतबार आदमी और वफादार आदमी है नवाज शरीफ के, जिन्होंने साफ कहा कि मियां साहब मैंने 2 दफा मिलकर देख लिया है, ये आदमी आपको किसी किस्म की सहूलत फराम नहीं करेगा। सही, ये जो आर्मी चीफ हैं ये आपके लिए कुछ नहीं करने वाले, ये आपको रेस्क्यू नहीं करेंगे। तो मियां साहब जब ये समझ गए कि ये मुझे रेस्क्यू नहीं करेंगे, तो मियां साहब ने कहा फिर मैं क्यों पैबस्ता रहूं शजर से और उम्मीदें बाहर रखूं, फिर एक सख्त मैं तकरीर कर दी, और शजर सख्त काटने की तकरीर कोशिश कर करता दी। हूं। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाने, जब वापस आएंगे इससे आगे मुझे थोड़ा सा बढ़ना है, बिकॉज उसके बाद अब पीएमएलएन की वाज़ेह सफबंदी नजर आ रही है और ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इस्तीफे देते हैं तो दें। क्या मुमकिन है कि इस्तीफे देगी ऑपोजिशन? और इसके अलावा शहबाज शरीफ अपने ऊपर से वो जो टैग है जिसपे उनके साथ बैठ के मफाहमत करके चलाने वाला एक बयानिया वो प्रोपोगेट करते हैं, वो हटा पाएंगे? क्या ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है इस वक्त पीएमएलएन की सियासत में? ब्रेक के बाद फिर बात होगी हमारे साथ।
वेलकम बैक। हुकूमत के साथ किसी भी किस्म का ताउन नहीं होगा, चाहे वो कानून साजी के हवाले से हो या किसी इजलास में शिरकत करना हो, किसी मामले के ऊपर बात करनी हो। ये बात कर दी है मौलाना फजल रहमान ने और मरीम औरंगजेब जो कि मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमानी कर रही है। बहरहाल इन दोनों जमातों ने कहा है कि अब कोई बात नहीं हो सकती गवर्नमेंट के साथ। जरा सुनिए इनका मौक़िफ़। सेलेक्टेड हुकूमत ने पार्लियामान को बेतौकीर और बेवकूफ़ करके मफलूज कर दिया है। अपोजिशन की आवाज दबाई जा रही है। आज के बाद रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट से अपोजिशन कोई ताउन नहीं करेगी। इस सिलेक्टेड हुकूमत के साथ किसी किस्म का पार्लियामान के अंदर या पार्लियामान के बाहर कोई ताउन नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी ने फिलहाल इस हवाले से कोई पॉलिसी नहीं दी, कोई बयान नहीं दिया। ताहम गिलगित बल्तिस्तान का जो इजलास होना है मंडे को स्पीकर ने तलब किया है। इस पे वो टेक्निकली कह रहे हैं कि चूंकि वो कर नहीं सकते इसको तलब और इस पे बात कर नहीं सकते स्पीकर साहब, इसलिए वो इस इजलास में शामिल होने नहीं जा रहे। उनकी ओवरऑल पॉलिसी क्या है ताउन करने या ना करने के हवाले से इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है पीपल्स पार्टी की। शेख रशीद साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तो खैर इस्तीफे कभी नहीं देगी, बाकी जिसने देने हैं वो देकर अपना शौक पूरा कर ले। बेअसम्बलियों से इस्तीफा हम नए इलेक्शन कराएंगे, कल देते हैं, आज कराएं। कौम तैयार है, नए उम्मीदवार तैयार हैं। ना इस्तीफा देंगे, ना धरना देंगे, ना आदम एतमाद लाएंगे। पीपल्स पार्टी कभी इस्तीफा नहीं देगी सिंध की हुकूमत से। उसको पता है कि अगर हमने इस्तीफे दे दिए फिर अगली दफा जो सूबा उनके पास है वो भी फारिग हो जाएगा। बुखारी साहब जब ये इजलास था एपीसी का तब वहां पर भी बिलावल और जो नून लीग के दरमियान गुफ्तगू हुई थी, वो इसी तय पे हुई थी कि भाई अगर इस्तीफों के मामले में आप सीरियस हैं तो पहले नवाज शरीफ साहब अपनी जमात के लोगों के इस्तीफे सबमिट कराएं या मुल्क वापस आ जाए, हम पीपल्स पार्टी भी हम दे देगी इस पे इस्तीफे। सो जरा ट्रस्ट डेफिसिट बहरहाल दिखाई दे रहा है। आपको लगता है ये नौबत आएगी कि कोई इस्तीफे देने दिलाने की बात होगी? क्योंकि माजी में जब इस्तीफे दिए जाते हैं वो सबमिट हो जाते हैं, वो कभी पार्टी क़यादत से आगे नहीं जाते और अगर आगे जाए तो अंडरस्टैंडिंग होती कि कबूल नहीं होंगे। ऐसा बेशुमार दफा हुआ, एमक्यूएम की दफा ऐसा हुआ, पीटीआई की दफा भी ऐसा हुआ कि वो कबूल नहीं हुए, अंडरस्टैंडिंग थी। जी देखिए, गुजारिश ये है कि शेख रशीद साहब को बहुत ज़्यादा सीरियसली हम ले रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको इतना सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी गुफ्तगू में कितनी जान होती है। क्या वो कह रहे होते हैं, मैं मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, उसको मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सर लेकिन अभी तो उन्होंने तन्हा महाज उन्होंने ही संभाला है दूसरी तरफ का, तो किसकी बात हम और वही तो माशाल्लाह काफ़ी तबाहकुन साबित होगा। आप देख लीजिएगा, ज़रा इंतजार कीजिए थोड़ा सा। गुजारिश ये है कि जिस मीटिंग की हम बात कर रहे हैं, पहले तो हम उस मीटिंग की बात करते हैं जिससे सारा जो हंगामा है वो बर्पा हुआ। वो थी जो जीएचक्यू में मीटिंग हुई थी, वो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू पर थी। वो मीटिंग वहीं होनी चाहिए थी और वहीं हुआ करती है। हमेशा सिक्योरिटी के जो इशू होते हैं वो हमेशा इसी तरह डिस्कस होते हैं। लेकिन एक इतनी अहम मीटिंग से प्राइम मिनिस्टर की गैर हाजिरी का किसी ने नोटिस लेना मुनासिब नहीं समझा। पता नहीं क्यों इसके ऊपर बात नहीं करते लोग कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं थे। एक ऐसी अहम मीटिंग जिसमें मुस्तकबिल तय होना है गिलगित और बल्तिस्तान का, उसको उसके साथ एनेक्स करना है, उसमें से प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ क्यों नहीं थे? एक बात। दूसरी बात यह है कि ये जो एपीसी है इसने क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये जिस तरीके से इस्तीफों की बात का तमस्खर उड़ रहा है और मजे लिए जा रहे हैं, फर्ज कीजिए, एज्यूम कर लेते हैं बिल्कुल हाइपोथेटिकली कि ये रिजाइन दे देते हैं, तो जो इमरान खान साहब का कहना है ना कि वो 480 सीटों पर बाई इलेक्शन करा देंगे, ऐसा होता नहीं है। रवायत यह है कि अगर 50% के करीब इस्तीफे आ जाए तो हमेशा नए इंतखाबात होते हैं, और नए इंतखाबात में अगर चांस अपोजिशन का नहीं है, जो कि नहीं है क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत मलबा है, उनके ऊपर चोर डाकू मुकदमात सब कुछ है, नैब है। हाँ मैं आ रहा हूँ, लेकिन आपका ख्याल ये है कि हम ये अज्यूम कर लें कि पर इलेक्शन होगा तो वो स्वीप कर जाएगी पीटीआई, ऐसा नहीं होने जा रहा। सर मेरा ख्याल है तमस्खर इसलिए ही उड़ाया गया है, मेरा ख्याल है क्योंकि उनको तकरीबन यकीन है कि इस्तीफे नहीं देने ना, इसलिए नॉन सीरियसली इस बात को ले। मैंने तो आपको एक हाइपोथेटिकल सूरत हाल का जायजा दिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनका ख्याल ये है कि बाई इलेक्शन करा के भी वो सारी सीटें जीत जाएंगे, उनको अपनी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रख के कोई भी दावा और कोई भी नारा लगाना चाहिए। जो अवाम है जिन्होंने वोट देना ना, उनका जो हाल हुआ हुआ इस वक्त, जाके कभी उनके पास उनसे पूछें कि आटे तेल चीनी का भाव क्या है, बिजली कैसी है, पेट्रोल क्या है, वगैरह 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 वगैरह। तो एक सा ही सूरत हाल है। अपोजिशन का माजी अगर ठीक नहीं है तो इनका हाल ठीक नहीं है। परफॉर्मेंस के एतबार से दोनों ही बहुत बुरे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एक जो बात कर रहे हैं मैं उसके ऊपर एतराज़ करना चाहता हूँ खुदा के वास्ते। चाहे जनरल ज़िया है, चाहे जनरल अयूब है, चाहे याहिया है, चाहे करामत है, चाहे जनरल कियानी है, जब इनके नाम ले ले कि हम
मौजूदा अपोजिशन और साबका हुक्मरानों को कोसते हैं तो याद रखिए ये उसी आर्मी के जर्नैल थे सारे, जिनको अब भी लोग मिलते हैं अंधेरे में जाके मिलके एनआरओ मांगने वालों को बुलाता कौन है? ये कभी किसी ने जहमत की है पता करने की? मुझे बताइए, आप और मैं जाके चीफ से मिल सकते हैं? 6-6 महीने नहीं, साल वहां रजिस्टर में नाम लिखा रहता है, फिर उसके बाद आपकी महीना क्लियरेंसेस होती हैं। ये सारी क्यों करा दी जाती हैं जबकि उन्हें पता होता है कि वो मांगने के लिए क्या आ ठीक रहे है, हैं? चलें, सही है। तो मैं कहता हूँ इसको अगर हम ज्यादा न छेड़ें तो वो ज्यादा सर मेरा बेहतर सवाल होगा। तो वैसे फौज के था ऊपर हम सब- इस्तीफों के बारे में मेरा सवाल था, वो आपको लग रहा है वो देंगे? वो मैंने नहीं? बता दिया आपसे। ठीक है, सही है। देखिए, इस्तीफे देने से पहले बहुत ज्यादा गंद पड़ जाएगा। अच्छा। पहले उसको संभाल लेंगे तो फिर इस्तीफों तक भी पहुंच ठीक है जाएंगे। सईद काजी साहब, ये जो मामलात है इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ है, बिकॉज ये जो राब्ते होते हैं ना, ये हालात को कंट्रोल में रखने, एक तवाजन बरकरार रखने के लिए जरूरी होते हैं किसी भी निजाम में। ये जो राब्ते हैं ये अच्छी चीज होती है, ये बुरी चीज नहीं है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि किसी को कोई राब्ता, कोई तोहमत नहीं होना चाहिए कि भाई ये राब्ता किया जा रहा है। ये एक तरह से निजाम की गारंटी भी होती है। लेकिन बहरहाल आपको लग रहा है चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही हैं इस वक्त, खसूसन पीएमएलएन की इस वक्त अगर हम पोजीशन देखें तो? देखिए, एक तो ये अवाम से बिल्कुल कटे हुए हैं, आपस में इशराफिया की जो लड़ाइयां हो रही हैं, मगर एक सवाल बड़ा अहम नुकता उठाया गया, मैं जरा उस पर बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है यार कि ये क्यों बुलाया जाता है, क्यों नहीं बुलाया जाता। सवाल ये है कि चीफ एग्जीक्यूटिव तो है प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट है सुप्रीम, जनरल मैक्रिस्टल एक बयान देता है तो घर नहीं पहुंच सकता और ओबामा उसे घर भेज देता है। हमें अपने अंदर कमजोरियां देखनी चाहिए। जब हम जो है वो नाजायज फायदे उठाएंगे रियासत पे लीन करके, जब मैंडेट चोरी करवाने में हम आगे होंगे और कहेंगे कि जनाब हमारे लिए मैंडेट जरूर चोरी फरमाइएगा, और हम एक ट्रू पॉलिटिकल जो है वो नजरिए से तही और खाली होंगे, और जब हम इस रियासत से मिलके जो जेन्युइन मूवमेंट्स हैं, जो जेन्युइन लीडर हैं, उनके जुडिशियल मर्डर पे तालियां बजाएंगे, जब किले में कोरे सजाए गए थे तो हम पीछे हाथ बांध के जाओ लग के पीछे खड़े रहेंगे, तो फिर इस स्टेट ऑफ अफेयर्स पे एस्टेब्लिशमेंट को बुरा मत कहिए, अपने अंदर देखिए, अपने अंदर कमजोरी देखिए। सर मेरे सवाल पे आ जाए। पाकिस्तान ने जो आपको ताकत दे रखी है, वो ताकत अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो इस्तीफे दे के बाहर आए और चीनी बेचे, घी बेचे, चले, अंडे आपका बेचे, नुक्ता आ गया। मूंगियां बेचे, जो काम मेरे सवाल पे आ जाए, मेरे सवाल पे। छोड़ दे। हाँ, मेरे सवाल पे। का पेशा है, सर कटवाने पड़ते हैं जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि वी शुड लुक विद इन आवरसेल्व्स, हम कहां कमजोर हैं, क्यों वीक हैं हम, क्यों हाथ में कासे थामे हुए हमने, और इस मुल्क के आवाम के चले ठीक है, ये नुक्ता आ गया आपका। मुझे इस वक्त बताइए ना कि क्या मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं नवाज लीग के लिए, या अभी यहाँ गुंजाइश है यहाँ पे कोई ना कोई, जिसे कहते हैं कि अकोमोडेट? फोरसीएबल फ्यूचर में नवाज शरीफ और जनाब मोहतरमा मरियम साहिबा का कोई चांस नहीं है। अगर कि इस एस्टेब्लिशमेंट का एक नया जन्म हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और शहबाज शरीफ साहब को भी इसी कैटेगरी में डाल रहे हैं आप? शहबाज में से उठते हैं तो गिरबान पकड़ लेते हैं, हाँ। गिरबान पकड़ने की औकात नहीं होती तो पाँव में बैठ जाते हैं। ये काम अब चलता नजर नहीं आता मेरी नाचीज राय। तो शहबाज साहब को भी इसी कैटेगरी में डाल रहे हैं आप? शहबाज शरीफ साहब को तो मरवा दिया हमने बिला वजह। वो बेचारे तो लगे हुए थे, वो कह रहे थे और परवेज रशीद के पीछे ना लगो और ना लगो क्या, और फार सिद्दीकी साहब आपको किसने कह दिया आप लीडर बन गए हैं, और इसी तनख्वाह पे नौकरी करते हैं, भाईजान ठेके आ रहे हैं जा रहे हैं, रौनक लगी हुई है। अच्छा। उनको तो इन्होंने मरवा दिया बेचारे, वो तो बड़े भले मानस आदमी है। अच्छा। केस उन पे भी अब निकल आया है, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा सर, आप उनकी हिफ्ज़ो अमान की दुआएं कर रहे हैं, ठीक है। इमरान, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी बिकॉज आज जो खास तौर पे जो सबसे अहम नुक्ता है जिसके बारे में स्पेकुलेशन भी हो रही है, अपनी अपने लोगों की खबरें भी है, लेकिन बहरहाल शहबाज साहब ने नवाज शरीफ की जो तकरीर थी उसको इंडोर्स किया है और उसको बैक किया है। उसमें उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आईन और कानून से मुतसादम चीज नजर नहीं आ रही है। सो ये भी साथ उन्होंने बात की है कि जितना हुकूमत को वक्त देना था अब मजीद नहीं देंगे, वक्त आ गया है। सो यू मीन्स कि 100% पहले जो ख्याल था कि शायद ये मुख्तलिफ एक पोजीशन ले, वर्बली ही सिर्फ चले, लेकिन अब वो कंप्लीटली इंडोर्स कर रहे हैं नवाज शरीफ की तकरीर को भी और उनके इस अल्टीमेटम को भी जो उन्होंने दिया। इस वक्त सबसे मुश्किल सिचुएशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब की है। वो सिर्फ हुकूमत का लफ्ज कहते हैं। आपने देखा उन्होंने कहा कि हुकूमत को मजीद वक्त नहीं दे सकते। यस, उन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया कि किसी और को मजीद वक्त नहीं देंगे हम। या आप उनसे कहें कि अगर नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं वो ठीक कही हैं, आप उनको दोहरा दें, कभी नहीं दोहराएंगे।
ان کی پوزیشن ایسی ان کی آکورڈ ہو گئی ہے کہ یعنی شہباز شریف صاحب پھر کیسے اس بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ ملاقاتیں کرتے رہے، وہ کوششیں کرتے رہے. وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں میں تو اپنی کیبنٹ کی تیاری کر رہا تھا، مجھے پیغام مل گیا تھا کہ مجھے اپنی کیبنٹ تیار کرنی ہے، میں تو آنے والا وزیر اعظم ہو سکتا ہوں. بڑی عجیب سچویشن ہے. اور جہاں تک دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ ملتے کیوں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں ملتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں. کسی آدمی کو اگر ملنا ہو تو اس کے رشتہ دار کو، اس کے جاننے والے کو آپ اپروچ کرنا شروع کرتے ہیں، اور آپ اتنی دفعہ اپروچ کرتے ہیں اور اتنی جگہوں سے اپروچ کرتے ہیں کیونکہ آپ کئی مرتبہ حکمران رہے ہیں، پوری بیوروکریسی آپ کے لیے کام کر رہی ہے، پورا سسٹم آپ کے تابع رہا ہے. تو آپ کے لیے کسی بھی آدمی کی کمزوری تک پہنچنا اور اس کو اس بات پہ مجبور کرنا کہ سر ایک باری ملتے لبو کی ہو گیا ہے، یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا. ہماری اگر آپ کسی کو نہ ملنا چاہیں، آپ کسی کو نہ ملنا چاہیں اور آپ کے بہت سارے پیارے لوگ آپ کو کہیں کہ ملنے پلیز ملنے پلیز ملنے پلیز، تو فائنلی آپ کو کہنا پڑے گا کہ بٹھاؤ یار میں مل لیتا ہوں. ایکچولی یہ کرتے ہیں، یہ بہت طریقے سے مینج کرتے ہیں. ملاقات کرنے کے لیے رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کے رشتہ داروں کو، رشتہ داروں کے بزنس پارٹنر کو، فلاں کو، یہ ہر لیول تک جاتے ہیں ملنے کے لیے. کیا آپ کو کہانیاں یاد نہیں ہیں؟ واجد زیاد نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ اس تک پہنچنے کے لیے انہوں نے کس کس رستے سے کوشش کی تھی اور کہاں کہاں سے گھوم کے اس تک پہنچے تھے. اور یہ جتنے بھی انویسٹیگیشن آفیسر تھے ان کے عزیزوں تک، ان کے رشتہ داروں تک کیسے پہنچے تھے، یہ باتیں عدالت کے اندر وہ لوگ آ کے بتا چکے ہیں. تو جو پولیٹیکل مافیا ہوتا ہے وہ کسی بھی لیول تک جاتا ہے ملاقات کرنے کے لیے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس معاشرے کا حصہ ہے. ایک ملاقات کرنے میں پھر وہ کہتے ہیں کیا حرج ہے، ایک بندہ اتنی ریکویسٹ کر رہا ہے، اتنی دنیا کہہ رہی ہے، سن لیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، وہ سن کے جب اس کو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہونا، تو وہ اس پہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب تھوڑا آگے بڑھے نا، ذرا مجھے استعفوں کے اوپر بتائیے نا، یہ دیں گے استعفے کے نہیں دیں گے، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ کے اندر جو پہلے تھا کہ انہوں نے طے کرنا ہے. پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے بغیر استعفے نہیں دے گی، اور ان دونوں جماعتوں کے بغیر مولانا فضل الرحمان استعفے نہیں دیں گے. اچھا، پیپلز پارٹی کے بغیر پی ایم ایل این کے لیے ممکن نہیں ہے. وہ استعفے دیں گے بھی تو کدھر جائیں گے؟ وہ دوبارہ الیکشن ہو جائیں گے. یہ سیٹیں جتنی ہیں ہو سکتا ہے یہ بھی نہ رہیں، عمران خان کچھ اور انڈیپینڈنٹ ہو جائے. اور کیا پی ایم ایل این کے سارے ایم این اے جو الیکشن جیتے ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے؟ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں. ہاں استعفیٰ یہ دے سکتے ہیں اس وقت جب پیپلز پارٹی سندھ حکومت سے مستعفی ہو جائے، وہاں پہ اسمبلیاں توڑ دے اور اس کو ختم کر دے وہاں پہ اپنی حکومت کو، اور ایم پی ایز اور ایم این ایز پیپلز پارٹی کے یکمشت پی ایم ایل این کے ساتھ مل کر استعفے دے دیں سارے، اور پھر فضل الرحمان صاحب اور اے این پی وغیرہ بھی نکل جائیں. پھر ممکن ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ انتخابات کی طرف اس ملک کو لے جائیں. ادروائز خالی پی ایم ایل این یا خالی فضل الرحمان وہ کچھ نہیں کر سکتے. بڑا کمپلیکیٹڈ آپ نے ایکویژن بتا دی ہے. یہ بخاری صاحب مجھے بتائیے نا کہ پی ایم ایل این کے اندر کیا سنگن ہے، بیکاز ابھی جو اسپیکولیشنز بھی ہوں گی، پھر اس کے علاوہ ہر کوئی اپنی پوزیشن اس وقت ایویلویٹ کرے گا، پھر ری ایویلویٹ کریں گے. پی ایم ایل این کے اندر بھی ان کے ایم پی ایز، ان کے ایم این ایز، کیونکہ جنہوں نے یہاں معروضی حالات کا سامنا کر کے سیاست کرنی ہے، وہ اپنے پروز اینڈ کون سوچیں گے نا. سو مجھے بتائیے کہ پی ایم ایل این بالکل یونائٹڈ ہو کے میاں صاحب کے بیانیے کے ساتھ چلنے کو آپ کو اس وقت دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ یہ اکٹھے اب ہوئے کیسے ہیں. یہ دونوں پارٹیاں، ان کے درمیان جتنی مخاصمت ہے، جتنی دشمنیاں ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، آج کی نہیں ہے، سالوں پر محیط ہیں. اور یہ اچانک سے یہ لو لاسٹ جو ہے، یہ محبت اور پیار جو ہے، یہ ایک سی زبان بولنا جو ہے، یہ کیسے شروع ہو گیا؟ یہ اس لیے شروع ہو گیا کہ دونوں ہی بڑی پارٹیوں کی جو ٹاپ ایلیٹ ہے وہ ساری کی ساری یا مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، یا جیلوں میں ہے، یا جیلوں میں جانے والے ہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہیں، چاہے بلاول ہیں، چاہے فریال تالپور ہیں، چاہے آپ نام لے لیں بے پناہ مراد علی شاہ صاحب کے بارے میں بھی. جی جی، سب کچھ سرجیل میمن اور پتہ نہیں کون کون. اسی طرح سے حال ہے نون کا. پوری جو آل شریف ہے ان سب کے خلاف مقدمات ہیں، جیلوں سے ہو آئے ہیں، جیلوں میں جانے والے ہیں. تو یہ ان کی مجبوری ہے، یہ کسی محبت، کسی ملک کی محبت اور کسی عوام کی بہبود کی خاطر یہ اتحاد نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب تھوڑا سا تو فرق ہے نا، پیپلز پارٹی کے پاس اقتدار بھی ہے، ساتھ ساتھ مقدمات بھی ہیں. پی ایم ایل این کے پاس نہ اقتدار ہے اور مقدمات بھی ہیں. فرق تو ہے نا دونوں کے. ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے جو پہلے دن سے آج تک ٹرمائل کا شکار ہے اور مزید ہونے والی ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا اس وقت یہ اتحاد جو ہے بشمول مولانا فضل الرحمان کے، یہ ان کی چوائس نہیں ہے، یہ ان کی مجبوری ہے. ٹھیک ہے، جب آپ میری یہ بات سمجھ لیں گی تو باقی سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا.
دیکھیں یہ کوشش کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے, کیونکہ پہلے بھی نہیں ہوئے, 4 APCs پہلے بھی ہو چکی ہیں, اس میں بھی اسی طرح کے اعلامیہ اور اتنی ہی فائری سپیچز تھی. اچھا, تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کو جو ٹائم لائن انہوں نے دی ہے, نومبر میں یہ کریں گے, دسمبر میں یہ کریں گے, جنوری میں الٹیمیٹلی چک دوڑیں گے اسلام آباد. لیٹ us see whether they go through these phases or not. مجھے نہیں لگتا انہی جماعتوں کی تاریخ کو سامنے رکھ کے کہ یہ اتنے طویل عرصے تک ایک ساتھ چل سکتے ہیں. سر اس میں ایک اور بات بھی, کوئی جواز بنے گا. مولانا ہاں یہ بات ٹھیک ہے, ساتھ چلنا تو مشکل ہے سر, لیکن اس میں اس دوران پی ایم ایل این کو اپنی بقا کی جنگ بھی لڑنی ہے نا. پہلے آپ اپنا قلعہ مضبوط کرتے ہیں, پھر آپ کسی اور کے جا کے ساتھ کوئی کام کر سکتے ہیں, کسی اور کے ساتھ مل کے کوئی لڑائی لڑ سکتے ہیں نا. تو یہ اس وقت پی ایم ایل این کی بقا کی بات بھی ہے. سعید قائی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی, بیکاز یہی جو سوال بخاری صاحب سے میں نے پوچھا, آپ سے بھی میں اسی کو تھوڑا سا ریفریش کر کے پوچھوں گی. پی ایم ایل این کے اندر اس وقت ایک سوچ ہوگی, جو یہاں پہ رہتے ہیں معروضی حالات جنہوں نے فیس کرنے ہیں, میاں صاحب کی تقریر سخت ہے, اس کے اثرات ہوں گے. کیا وہ اثرات فیس کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعت مکمل طور پہ اکٹھی ہے, تیار ہے, یہ سب کی نمائندگی کی ہے میاں صاحب نے اس دن تقریر میں؟ دیکھیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک عرصہ ہوا پارٹی کا, چاہے کوئی بھی ہو, سیاست جو ہے وہ اب ڈرائنگ روم سے ہوتی ہوئی لندن پہنچ چکی ہے. اس لیے ایک تو زمین پر جو حالات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں, اور اس میں مولانا کے جو ہے مدرسوں کے بچے وغیرہ ہے وہ آ جائیں گے, کچھ ہارڈ کور لوگ آ جائیں گے, کچھ اس طرح کے. تو موومنٹ تو ان سے بہت بڑی بنتی اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ اے پی سی ہوئی تھی نا, اس اے پی سی میں کسی مائی کے لال نے کہا کہ جناب اس آئین میں پہلی سے لے کر 40 جو شکے ہیں ہم اس کو آپریٹو کریں گے, یہ پرنسپل آف پالیسی نہیں رہیں گے. اس میں جو 1973 کے 73 کے آئین میں ایک عام آدمی کے جو رائٹس لکھے ہوئے ہیں اس پہ ہم اے پی سی بھی کر رہے ہیں اور اس پہ ہم موومنٹ بھی چلائیں گے, اس کا یہ نام نہیں لیتے. ماریا اس مال روڈ پہ روزانہ نسوں کو مار پڑتی ہے, روزانہ محنت کشوں کو مار پڑتی ہے, روزانہ کنوس آ کے اپنا پیٹ دکھاتے ہیں کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں. کبھی کوئی پارٹی وہاں گئی؟ ان کی اپنی لڑائیاں ہیں, ذاتی لڑائیاں ہیں, لڑ لیں. وہ جو بچے ہیں مدرسوں میں بیچارے یقیناً بڑی مثالی زندگی بسر کر رہے ہوں گے, وہ آ جائیں گے ان کی خاطر سڑکوں پر, آئی ڈونٹ نو. مگر یہ کٹے ہوئے ہیں لوگوں سے, اور میں پی ٹی آئی کو بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کٹے ہوئے ہیں لوگوں سے, لوگوں کے ساتھ ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں. یہ نہیں کہ یہاں موومنٹ کی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا میں موومنٹ اٹھ رہی ہے. تھائی لینڈ میں دیکھیں, ایران میں کیا ہوا تو کچھ دن پہلے وہ دیکھیں, لبنان میں کیا ہوا, امریکہ میں موومنٹ اٹھ رہی ہے اور بیٹھ رہی ہے, ہر جگہ پہ آبادیاں تنگ ہیں. مگر مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کی سب سے بڑی خوش نصیبی, پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ایک آصف علی زرداری ہے, دوسرے میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں. ان کے پیچھے تو کوئی باہر مجھے آتا نظر نہیں آتا. چھوٹی موٹی امبیرسمنٹ ہوگی, ہاں, یا مولانا حضرات آ جائیں, یا ایک مذہبیاتی جو ہے جو ایک پس منظر ہے یہاں پہ وہ کوئی ایشو کریٹ کر دیے جائیں, آئی ڈونٹ نو. مگر جب تک یہ اس ملک کے عوام کے ریئل ایشوز کو ایجنڈے میں نہیں لاتے اور ان لوگوں کے چہرے نہیں بدلتے, وہ کوئی اور جنم کوئی اور لوگ ہوں گے جو یہ لڑائی لڑیں گے. جب تک یہ ہے یہ لڑائی اوپر اشرافیہ کی رہے گی, اور ایک لڑائی کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ آپ نے ان کو کیوں چن لیا, ارے ہم کم تھے, ہمیں چن لیتے. چلے شہباز صاحب تو اپنی سی وی پیش کرتے رہتے ہیں, وہ مختلف جلسوں میں, مختلف انٹرویوز میں, پھر وہ جو کچھ کالمز کے ذریعے وہ پیش کرتے رہتے ہیں اپنی سی وی, تو خیر بڑا ویزیبل ہے, اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے. عمران, کنکلوڈنگ نوٹ میں آپ سے اس بات پہ لوں گی, اس کا مطلب ہے کہ پھر جو وزیر اعظم پاکستان سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, بیٹھ کر صرف جسے کہتے ہیں نا باہر سے بیٹھ کے دیکھ رہے کہ اس وقت اسیس کرے صورتحال کیا ہے, اور وہ جس طرح سے تمسخر کے کتنا طور پہ اس پورے پروسیس کو لے رہے ہیں کہ استعفے دیں گے تو میں نیا انتخاب کرا دوں گا, تو اس کا مطلب پوری سچویشن میں اس وقت سیاسی طور پہ سب سے زیادہ جو مستحکم اور ایک بہتر پوزیشن میں تحریک انصاف دکھائی دے رہی ہے. اس تقریر کے بعد تحریک انصاف مضبوط ہوئی ہے اس وقت, آپ کا اگری کریں گے اس سے؟ دیکھیں, یہ جو فیصلہ کیا تھا نا عمران خان نے کہ ان کو بولنے دیا جائے, یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. آپ کو یاد ہوگا اس سے ایک دن پہلے ہم پروگرام کر رہے تھے, ہفتے کی رات تھی, اور یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. میں حیران ہو گیا کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کیسے کر سکتی ہے, اتنا عقل مندی والا فیصلہ. اس فیصلے نے ان کو آئیدر وے فائدہ ہی دینا تھا. یہ اگر نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بولتے پھر بھی فائدہ تھا, لوگوں نے کہنا تھا بیانیہ کدھر مر گیا ان کا, اور اگر ان کے خلاف بولیں گے تو پھر بھی فائدہ ہی تھا. تو عمران خان صاحب کو ایک پولیٹیکل فائدہ ہوا ہے, وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. دوسرا معاملہ یہ, ان کے لیے کرنے کے بھی اور بہت سارے کام ہیں. یہ اگر وہ بولیں گے نا تو وہ بھی ان کے ساتھ ایکسپوز ہوں گے اور ان معاملات میں زیادہ انگیج ہو جائیں گے. تو آئی تھنک ان کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے, فی الحال ان کو بولنے دیں. اور یہ مل کے کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں.
जिस दिन इमरान खान को यकीन होगा कि ये मिलके कुछ करने की पोजीशन में है, तो क्या आप इमरान खान को नहीं जानते? वो बाहर निकलेगा, सबसे बड़ा जलसा करेगा, वो बाहर निकलेगा, सबसे बड़ी रैली करेगा, वो बाहर, उसको आप खुला छोड़ें, वो तो इस काम का बादशाह है। ये तो ये काम करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, वो जिधर खड़ा होता है वहां से जलसा शुरू हो जाता है। तो वो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए स्ट्रीट पार निकालना प्रॉब्लम नहीं है, वो खुद ही कर देगा जब करना होगा। उसको ये पता है कि मुझे अगर कोई कंपेन बनानी है या कोई जलसा जुलूस करना है या रैली करनी है, मुझे उसके लिए तैयारी नहीं चाहिए, मैं शोर मचाऊंगा, खुद ही सारे आ जाएंगे। सही, नैरेटिव सेट भी करना आता है, फिर उस नैरेटिव को हैमर भी करना आता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इस पूरी तौर पर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, मीडिया के नुमाइंदों से उस गुफ्तगू का हम अहाता करे थे। ब्रेक पर जाएंगे, जब वापस आएंगे तो कोविड से मुतालिक आपसे बात करेंगे, बिकॉज अब दोबारा ये जो केसेस हैं ये बढ़ रहे हैं, और पहले हमें लग रहा था जैसे कम है तो कोई किसी प्रोमिनेंट इंसान को होता हुआ नहीं देख रहे थे, अब हम दोबारा देख रहे हैं कि कोविड से लोग जो शिकार हो रहे हैं उनके मुतालिक खबरें सामने आ रही है। ब्रेक के बाद पर बात होगी, आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और प्रोग्राम के आखिर में हम आपको ये याद कराना चाहेंगे, ये रिमाइंडर देना चाहेंगे कि कोविड जो है इस वक्त दुनिया से गया नहीं है, इट्स वेरी मच अ रियलिटी, और इसके कुछ असरात हम दोबारा देख रहे हैं। केसेस में इजाफा होना शुरू हो गया है वापस पाकिस्तान में। अभी ये कर्व बहुत ज़्यादा डेंजरसली अब नहीं बढ़ रहा, लेकिन डेफिनेटली एक अपवर्ड ट्रेंड ज़रूर है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो 566 केसेस जो हैं दोबारा नए सामने आए हैं, और 24 घंटों में 7 अमवात हो चुकी हैं कोविड से, और कुल मिला के पाकिस्तान में तकरीबन 6,450 के करीब जो हैं अमवात हैं। रिकवरी रेट अच्छा है, बहुत इंकरेजिंग है, लेकिन लास्ट जो 24 घंटों में हम देख रहे हैं कि 593 अफराद जो हैं वो रिकवर कर गए हैं, और लास्ट जो 24 आवर्स यानी 24 घंटे हैं, इसमें जो पाकिस्तान अब टेस्ट कर रहा है उसकी सलाहियत 40,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। सो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, अच्छी बात है। पॉजिटिविटी रेट अभी अंडर कंट्रोल है, लेकिन इसका मकसद ये है आपको बताने का कि ये कभी भी ऊपर जा सकता है मजीद ट्रेंड, तो आपको ख्याल करना है। और जो क्रिटिकल केसेस हैं इस वक्त 24 घंटों में वो कोई 32 के करीब हैं। इनके आगे ब्रेक डाउन सूबे वाइज भी आप देख रहे थे, बीच में ये कर्व जो है ये नीचे जाना शुरू हो गया था, और अब इसको दोबारा ऊपर जाने से हमें रोकना है बतौर कौम। आज जो प्रोमिनेंटली हम देख रहे थे कि सलीम मानवीवाला साहब, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, उन्होंने आज अपने ट्विटर अकाउंट पे ये बताया है कि वो उन्होंने टेस्ट कराया, वो कोविड पॉजिटिव है, आइसोलेट कर लिया है उन्होंने घर पे, डॉक्टरों की बात सुन रहे हैं। साथ साथ उन्होंने रिक्वेस्ट की है तमाम दोस्तों से, फैमिली से, कि वो भी अपना टेस्ट करा लीजिए। सो इसका ये बताना मकसूद है कि जी प्लीज़ ख्याल कीजिए, बिल्कुल रेकलेस ना हो जाइए, बिल्कुल पुराने तरीके से अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू मत कीजिए। कोविड इज़ वेरी मच है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।